ठीक है, तो यार शुरुआत करते हैं। आज आज सोल्व करते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर के हैं, या तो आपको स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएंगे, जो फोटोकॉपी शॉप है डिपार्टमेंट के अंदर, या फिर आप मैं क्या करूँगा इसकी पीडीएफ नीचे डाल दूंगा वीडियो के नीचे। ठीक है, तो क्वेश्चन सोल्व करेंगे आज। 2024 का एक क्वेश्चन पेपर है और क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इसमें काफी पार्ट्स हैं, 3 से 4 पार्ट है। पार्ट 1 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, कैलकुलेट द स्ट्रक्चर फैक्टर फॉर AB एंड A3B alloy where the atomic species A and B are attached to an lattice point of cubic Bravais lattice। तो हमें स्ट्रक्चर फैक्टर निकालना है। ठीक है, पहले एक बार स्ट्रक्चर फैक्टर देखते हैं होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, और फिर इसको सोल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। स्ट्रक्चर फैक्टर होता है SQ, ऐसे इसको लिखते हैं, समेशन I varying from 1 to n Fi और एक्सपोनेंशियल आयोटा G डॉट DI। तो यहाँ पे इन टर्म्स का क्या मतलब है, S बताता है स्ट्रक्चर फैक्टर, Fi होता है एटॉमिक फॉर्म फैक्टर, एक्सपोनेंशियल G होता है रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर, और DI बताता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ith एटम। तो ऐसे हम स्ट्रक्चर फैक्टर लिखते हैं। अब देखो, ये हर क्वेश्चन में हमें G डॉट DI प्रोडक्ट कैलकुलेट करना होता है। तो G क्या होता है जनरली हमारा, HB1 प्लस KB2 प्लस LB3। और जनरली हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखते हैं हम XA1 प्लस YA2 प्लस ZA3। तो जब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, G डॉट DI करते हैं, तो इसमें क्या क्या होंगे, एक तो HX आएगा, ये तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, KY LZ मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन जब B1 डॉट A1 का प्रोडक्ट लोगे तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि BI डॉट AI 2 पाई डेल्टा IJ, यानी B1 का डॉट प्रोडक्ट सिर्फ A1 के साथ होगा और B2 का डॉट प्रोडक्ट सिर्फ A2 के साथ होगा, और B3 का होगा A3 के साथ। तो जब जनरली अगर आप G डॉट DI लिखोगे, जब भी G डॉट DI लिखोगे ना, तो 2 पाई तो आएगा हर टर्म में, 2 पाई 2 पाई 2 पाई, और अंदर सिर्फ इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, HX प्लस KY प्लस LZ। तो इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे SQ समेशन I वेरिंग फ्रॉम 1 to n Fi एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 पाई, और यहाँ पे आ गया HX प्लस KY प्लस LZ। तो ये होता है जनरली बेसिकली स्ट्रक्चर फैक्टर का फॉर्मूला। मोर जनरल फॉर्मूला वो होता है, लेकिन हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या है, दो मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, अलॉयज दिए हुए हैं। एक अलॉय दिया हुआ है AB टाइप का। तो AB टाइप के अलॉय का एग्जांपल जैसे कि मैं आपको बताऊं, सीजियम क्लोराइड, इस टाइप के जो अलॉयज होते हैं, तो दे फॉर्म अ सिंपल क्यूबिक लैटिस विद 2 एटम्स पर यूनिट सेल, 2 एटम्स पर यूनिट सेल। जहां पे जो एटम A होता है उसको हम ओरिजिन पे लेते हैं 0 0 0, और जो एटम B होता है उसकी जो लोकेशन होती है वो हाफ हाफ और हाफ। तो इसके लिए हम G डॉट DI कैसे लिखेंगे, देखो, तो G डॉट DI में दो होंगे, D1 A के लिए, तो ये तो 0 आ जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0। जब आप B के लिए लिखोगे तो हमारे जो H नहीं,
यहाँ पे जो एक्स वाई जेड है वो हाफ 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 है, तो ये हो जाएगा 2 पाई h/2 प्लस k/2 प्लस l/2। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया सिर्फ पाई टाइम्स h प्लस k प्लस l। तो जब इसके लिए स्ट्रक्चर फैक्टर लिखोगे, ये जो i की वैल्यू वेरी करती है, ये डिपेंड करती है कि आपके पास कितने उसके अंदर एटम्स है। ए और बी टाइप के एटम है, तो ए टाइप के एटम के लिए इसको Fa लिख सकते हो या फिर इसको F1 लिख सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ Fa, और एक्सपोनेंशियल यहाँ पे 0 आएगा। बी के लिए Fb, एक्सपोनेंशियल आयोटा, तो ये टर्म्स कितनी आई थी आयोटा के बाद, ये पाई h प्लस के प्लस एल। अब ये आ गया स्ट्रक्चर फैक्टर। तो इसके अंदर क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कि h प्लस के प्लस एल की वैल्यू क्या होगी। अगर h प्लस के प्लस एल की वैल्यू इवन होगी, तो ये जो एक्सप्रेशन होगा एक्सपोनेंशियल आई पाई टाइम्स इवन, तो ये देगा हमें +1। तो उस टाइम पे हमारा स्ट्रक्चर फैक्टर क्या हो जाएगा, Fa एक्सपोनेंशियल 0 1 हो गया, प्लस ये टर्म 1 हो जाएगी जब h प्लस के प्लस एल क्या होगा 1 होगा। ये केस है इसका स्पेसिफिक, तो Fa प्लस Fb। और जब ये ओड होगा तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, यानी यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो उस टाइम पे स्ट्रक्चर फैक्टर हो जाएगा Fa माइनस Fb। तो ये दो इसके आंसर्स हैं। अब ये तो था AB एलओए के लिए। अब जब A3B एलओए के लिए लिखोगे, दूसरा टाइप है इसमें, A3B। तो एग्जांपल ऑफ इस टाइप के एलओए का Cu3Au। तो इस टाइप के एलओएज में क्या होता है, जो हमारे ये क्या फॉर्म करता है, FCC लैटिस फॉर्म करता है विथ 4 एटम्स पर यूनिट सेल। 4 एटम्स पर यूनिट सेल, जहां पे जो A एटम्स होते हैं उनकी क्या लोकेशन होती है, 0 0 0 हाफ हाफ 0 और हाफ 0 हाफ और 0 हाफ हाफ। और जो बी टाइप के एटम्स होते हैं उनकी क्या लोकेशन होती है, हाफ हाफ और हाफ। तो इसमें फिर से क्या लिखेंगे, G.di लिखेंगे हर एक एटम के लोकेशन के हिसाब से। तो ए के लिए लिखते हैं पहले G.d1, G.d1 लिखोगे तो 2 पाई 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0। जब G.d2 लिखोगे तो 2 पाई, अब फर्स्ट x और y क्या है, हाफ है, और थर्ड टर्म क्या है, 0 है, तो ये कितना हो जाएगा, पाई टाइम्स h प्लस k। जब D3 के लिए लिखोगे तो हाफ h/2 होगा प्लस 0 प्लस l/2, तो ये कितना हो जाएगा, पाई टाइम्स h प्लस l। G.d4 लिखोगे 2 पाई टाइम्स, तो उसमें क्या होगा, k/2 प्लस l/2, तो पाई टाइम्स k प्लस l। और लास्ट लिखोगे G.d5
तो वो कितना हो जाएगा, सिंपली मैं लिख देता हूँ पाई टाइम्स एच प्लस के प्लस एल। तो इसके लिए स्ट्रक्चर फैक्टर कैसे होगा, अब देखो जो जी डॉट डी वन से लेके जी डॉट डी फोर तक उसके लिए जो एटॉमिक फॉर्म फैक्टर होगा एफ, तो वो सेम होगा एफ ए। तो उसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूँ एफ ए, फर्स्ट टर्म वही आएगी एक्सपोनेंशियल 0 तो 1 हो जाएगी, प्लस सेकेंड टर्म होगी एक्सपोनेंशियल पाई एच प्लस के, फिर एक्सपोनेंशियल आई पाई एच प्लस एल प्लस एक्सपोनेंशियल आई पाई के प्लस एल, और फिर जो इसके लिए बी एटम था ये, तो इसके लिए क्या होगा हमारा एटॉमिक फॉर्म फैक्टर बी एफ बी, और यहाँ पे लिखोगे एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई एच प्लस के प्लस एल। तो इसके लिए ये हो गया स्ट्रक्चर फैक्टर। इसमें आगे भी जा सकते हो, इसमें क्या कर सकते हो एच प्लस के प्लस एल, जब ये पूरा इवन होगा, पूरा ओड होगा या फिर इवन ओड होगा, तो उसके हिसाब से एच प्लस के प्लस एल की वैल्यू रख देंगे +1 या -1, कुछ टर्म 0 हो जाएंगी, कुछ कभी ये 1 हो जाएगा, तो अब उसकी टर्म्स में लिख सकते हो। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब इससे इसी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सेकंड पार्ट दे रखा है कि एक्सरे विद अ वेव वेक्टर के, नहीं इससे अगला पार्ट देखते हैं एक बार, ये बाद में करेंगे। फॉर अ रैंडमली पिक्ड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल एट टाइम t = 0, the probability density function for the conduction electron to have a collision with an ion at time t is given by, तो हमें क्या दे रखा है, probability density function दे रखा है pt, और evaluate the standard deviation of the time interval for the electron to have the next collision। ठीक है, तो probability density function दे रखा है और हमें निकालना है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कि जो नेक्स्ट कोलिजन होगा वो कब होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दे रखा है pt 1/τ एक्सपोनेंशियल -t/τ। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिग्मा, ये इसको आप लिख सकते हो √σ², जो कि वेरिएंस। अब वेरिएंस क्या होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ टाइम का निकालना है ना हमें, तो यहाँ पे टाइम आएगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ t² माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ t²। क्वेश्चन में नीचे उसने 2 फॉर्मूले भी दिए हुए हैं कि किसी भी क्वांटिटी का अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू उसका स्क्वायर करके एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना तो वो कैसे निकालते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप इन दोनों को निकालते हैं क्वांटिटी को, और यहाँ पे रखेंगे और हमारा फिर उसका रूट दे देंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो किसी भी क्वांटिटी का मीन ऐसे लिखते हैं, देखो 0 to infinity t टाइम्स जो फंक्शन दिया हुआ है, ये t है, ये टाउ है, रिलैक्सेशन टाइम t/τ, और इंटीग्रेशन होगा वो dt के ऊपर होगा। तो ये कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर लिखूंगा और यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करूंगा। तो इंटीग्रेशन पार्ट्स फर्स्ट, आइलेट रूल लगाते हैं तो ये आएगा 1/τ फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो t एक्सपोनेंशियल t/τ, और इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो नीचे आएगा, यानी -1/τ। तो टाउ ऊपर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे और विद माइनस साइन। तो इसकी जो लिमिट्स है वो 0 to infinity है। फिर क्या होता है, माइनस होता है,
डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट तो 1 हो गया वो, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड तो यही है सेम चीज आएगी, माइनस टाउ एक्सपोनेंशियल टी अपॉन टाउ और डी टी, और इसका दोबारा से इंटीग्रेशन होता है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये होता है आइलेट रूल लगा के जो एक्सपेंड करते हैं इसको। तो क्या आएगा देखो, जब इसमें आप लिमिट्स पुट करोगे, इन्फिनिटी पुट करोगे तो एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी वो 0 होता है, माइनस जब एक्सपोनेंशियल ये 0 पुट करोगे टी की जगह तो दोनों टर्म्स 0 हो जाएंगी, तो ये पूरी ही टर्म 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन टाउ, उसका दोबारा से इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे आएगा माइनस एक टाउ हो रहा आएगा तो टाउ स्क्वायर हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन टाउ और 0 टू इन्फिनिटी। तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, और जब इन्फिनिटी पुट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी, और उसको पुट करोगे तो 1 हो जाएगा। तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, ये आएगी, ये किसकी वैल्यू आई है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ टी। इस माइनस साइन को आप कंज्यूम कर सकते हो लिमिट्स चेंज करके, 0 ऊपर आ जाएगा, इन्फिनिटी नीचे आ जाएगा। अब क्या निकालते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर, वो क्या होगी 0 टू इन्फिनिटी टी स्क्वायर, सेम फंक्शन जो दिया हुआ है हमें 1 अपॉन टाउ एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन टाउ और डी टी। तो करते हैं इसको दोबारा से सेम, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, 1 अपॉन टाउ, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो दोबारा से माइनस टाउ यहाँ पे आ जाएगा, और इसकी लिमिट्स होंगी अगेन 0 टू इन्फिनिटी, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो माइनस 2t, डिफरेंशिएशन इसका करोगे माइनस 2t, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन तो माइनस टी अपॉन इन्फिनिटी टी अपॉन टाउ, और इसका क्या होता है, इसका दोबारा से इंटीग्रेशन होता है जी जी। तो ये टर्म दोबारा से 0 हो जाएगी, इन्फिनिटी रखोगे तब भी 0, और 0 रखोगे यहाँ पे तब भी 0, तो वो क्या आएगा यहाँ पे 2 बाहर आएगा। तो मैं लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन है सिंपल इंटीग्रेशन, तो 2 टाउ और अंदर जो इंटीग्रेशन बचा 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन टाउ डी टी। तो जब इसको सिंपली सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 2 टाउ स्क्वायर, तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू टी स्क्वायर आ गई, ये टी आ गई, तो रख देते हैं इसमें। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर तो 2 टाउ स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ टी और उसका होल स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करोगे तो टाउ स्क्वायर बचा, तो टाउ स्क्वायर बचा, सिंपली क्या आ गया सिग्मा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन रिलैक्सेशन टाइम के इक्वल आ गया, ये आपको निकालना था। कुछ इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में एक नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है कि एस्टिमेट द कोलिजन टाइम, कोलिजन टाइम मतलब यही होता है कोलिजन टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन कॉपर, द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर मेटल इज, रेजिस्टिविटी दे रखी है और एटॉमिक डेंसिटी दे रखी है। तो कोलिजन टाइम, रेजिस्टिविटी और एटॉमिक डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है, तो वो देखते हैं। अगर वो रिलेशन ये होता है m अपॉन n ई स्क्वायर टाउ, यहाँ पे ये रो रेजिस्टिविटी है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n एटॉमिक डेंसिटी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड रिलैक्सेशन टाइम। हमें 2 वैल्यूज दे रखी हैं, एक बार इसमें वो लिख देता हूँ कि जो रेजिस्टिविटी है वो 1.7 इंटू 10⁻⁻⁶ ओम सेंटीमीटर है,
एटॉमिक डेंसिटी दे रखी है 8.5 इंटू 10⁻22 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जब आप यहाँ पे इसको पुट करोगे, रिलैक्सेशन टाइम टाउ क्या आएगा, m/n e² रो। ये p नहीं है, रो है। तो मास हो गया इलेक्ट्रॉन का मास, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। नंबर डेंसिटी ये होगी 8.5 10⁻22। अब ये क्या है, पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो जब इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻6 आएगी पावर, और यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन e², तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर, और यहाँ पे रेजिस्टिविटी आ जाएगी अब 1.7 इंटू 10⁻⁻6 है, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 8 आ जाएगी। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा मैं वो लिख देता हूँ, 2.47 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड। तो ये इसका आंसर आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोल्व द सेमी क्लासिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। एक इक्वेशन ऑफ मोशन दे रखी है 3 डायमेंशन के लिए, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है z डायरेक्शन में है। फाइंड आउट द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी एंड इफेक्टिव मास। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशन दे रखे हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देता हूं मैं, जो दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। m अल्फा dv अल्फा by dt is minus e अल्फा plus v क्रॉस v अल्फा। यहाँ पे जो अल्फा है वो x, y और z है, मतलब 3 डायमेंशन के लिए दिया हुआ है, और हमें गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो z डायरेक्शन में है। तो हम क्या करते हैं, पहले v क्रॉस b कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे लिखोगे, वेलोसिटी, इसके भी 3 कंपोनेंट्स होंगे x, y, z। वेलोसिटी इन x कंपोनेंट और वेलोसिटी इन z कंपोनेंट। अब b सिर्फ z डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे सिर्फ b आएगा और बाकी 2 कंपोनेंट्स 0 होंगे। जब इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, vy b, ये क्या आया, x कंपोनेंट, और माइनस जब y के करोगे तो vxb ये इसका y कंपोनेंट है, और थर्ड कंपोनेंट 0 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों टर्म 0 है। तो ठीक है, ये इस सेंट्रल जो इक्वेशन दी हुई है ये तीनों कंपोनेंट्स के लिए लिखते हैं, x, y और z के लिए। तो देखो dvx/dt, dvx/dt क्या आएगा, -e/m, और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो m स्टार इफेक्टिव मास हो जाता है, तो m स्टार। और यहाँ पे क्या आएगा, e x e y e z तीनों 0 है, तो सिर्फ ये वाली टर्म आएगी। तो इसका कौन सा कंपोनेंट ले रहे हैं हम, x कंपोनेंट, क्योंकि dvx/dt ले रहे हैं ना, अल्फा को हमने x लिया है, तो ये 0 है, और इसका x कंपोनेंट, तो ये वाली टर्म आएगी, तो vy b। तो इस इक्वेशन को इतना ही रखते हैं। लेट्स से ये क्वेश्चन नंबर 1 है।
और अब y कंपोनेंट लिखते हैं। तो माइनस ई अपॉन एम स्टार, इसका y कंपोनेंट क्या था, माइनस वी एक्स बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे दोनों। लेट्स से ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और थर्ड कंपोनेंट में क्या होगा, वो जीरो होगा, क्योंकि इसका थर्ड कंपोनेंट जीरो है, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो डी वी एक्स डी वी जेड अपॉन डी टी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो वेलोसिटी इन जेड कंपोनेंट है वो कांस्टेंट है। हमारी जो जेड डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है, मैं वेक्टर साइंस इग्नोर कर रहा हूँ, वो आप पुट कर सकते हो। तो अब क्या करते हैं, हमें ये इक्वेशन सोल्व करनी है बेसिकली, तो क्या करते हैं, इसको पहले डबल डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या आएगा जब दोबारा डिफरेंशिएट करोगे उस इक्वेशन को, तो डी स्क्वायर वी एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, तो ये कांस्टेंट है ई एम स्टार और बी, तो माइनस ई बी अपॉन एम स्टार और डी बाई डी टी ऑफ वी वाई, तो डी बाई डी टी ऑफ वी वाई मैं सेकेंड इक्वेशन से लिख सकता हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या है, ई अपॉन एम स्टार बी वी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ई बी अपॉन एम स्टार, दो बार आएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और वो वी एक्स आएगा वहां पे, ठीक है, तो यहाँ पे वी एक्स आएगा। अब सेकेंड टर्म में करोगे जब सेम, डी स्क्वायर वी वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, तो क्या आएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, उसमें था ई बी अपॉन एम स्टार, और जब डी वी एक्स अपॉन डी टी करोगे तो ये वाली वैल्यू रखनी है, तो माइनस ई बी अपॉन एम स्टार वी वाई, तो क्या आया, माइनस ई बी अपॉन एम स्टार स्क्वायर वी वाई, तो जब इसका डबल डिफरेंशिएट करोगे तो वो भी जीरो ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट डिफरेंशिएशन जीरो है। तो ये क्या है, एक सिंपल हार्मोनिक इक्वेशंस हैं, तो इनके सॉल्यूशन कैसे लिखोगे आप, इनके नॉन सॉल्यूशन होते हैं कि जो वी एक्स आएगा वो वी जीरो कोस ओमेगा सी टी प्लस फाइव, और जो वी वाई सोल्यूशन होगा इसका वो होगा वी जीरो साइन ओमेगा सी टी प्लस फाइव। तो ये दो इसके सॉल्यूशंस आएंगे, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन के सॉल्यूशन है डबल डिफरेंशियल इक्वेशन के। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो टर्म होती है ये फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, जिसको मैं डिनोट करता हूँ ओमेगा सी से, तो वो कितना है, ई बी बाई एम स्टार। और एक तो उस क्वेश्चन में ये पूछा था साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी निकालो, और दूसरा पूछा था कि इफेक्टिव मास, तो इफेक्टिव मास जो एम स्टार है इसको रेसिप्रोकल में ले जाओ ई बी अपॉन ओमेगा सी, तो ये दोनों निकालने के लिए बोला था क्वेश्चन में। और इसके बाद शायद एक मोशन भी पूछा है कि इसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा। देखो 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम है, लेट्स से जेड डायरेक्शन ये है, एक्स वाई। अब जो साइक्लोट्रॉन के अंदर क्या होता है, एक्स और वाई के एक्स वाई प्लेन में मोशन क्या होगा, सर्कुलर होगा, v क्रॉस v की वजह से, तो वो इस एक्स वाई प्लेन में सर्कुलर होगा, और जेड डायरेक्शन में जो हमारी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो वो सर्कुलर के साथ जेड डायरेक्शन में भी मूव करेगा, तो पाथ कैसा होगा, हेलिकल होगा, ऐसे मूव करेगा। तो मोशन बता दिया और दोनों फ्रीक्वेंसी निकाल दिया, इफेक्टिव मास। तो इस क्वेश्चन में इतना ही था। अब देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, वेव वेक्टर ट्रांसफर इन एक्स डायरेक्शन एक्स-रे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट इज गिवन बाय
वेव वेक्टर दिया हुआ है एक्सरे डिफ्रेक्शन एक्सपेरिमेंट का, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इलास्टिक स्कैटरिंग इज गिवन बाय, ठीक है ये क्वेश्चन देखते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या होता है, काफी सारे पार्ट्स आते हैं, मतलब 3 से 4 पार्ट आते हैं और हर पार्ट 3 से 4 नंबर का होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2। तो ये 2024 में जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन पेपर में, उसका फर्स्ट पार्ट है। अब देखो जो क्यू वेक्टर होता है वो होता है k प्राइम माइनस के, जहां पे जो k होता है वो वेव वेक्टर होता है इंसिडेंट लाइट का, और जो k प्राइम होता है वो होता है वेव वेक्टर होता है स्कैटर्ड लाइट का, और उनका जो डिफरेंस होता है वो हम q से डिनोट करते हैं, वेव वेक्टर ट्रांसफर बोलते हैं इसे। तो इसका जब हम मोड लेते हैं, देखो मोड q लोगे और स्क्वायर ले लो साथ में, तो k प्राइम माइनस के स्क्वायर। तो जब इस मोड स्क्वायर को ओपन करोगे तो क्या आएगा, k प्राइम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2 k प्राइम के, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव वेक्टर एंड स्कैटर्ड वेव वेक्टर इज 2 थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 2 थीटा। तो ये था मोड क्यू स्क्वायर। हमें इसका बेसिकली मैग्नीट्यूड निकालना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो क्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट ले लोगे k प्राइम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2 मोड के प्राइम। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं कि फॉर इलास्टिक स्कैटरिंग, फॉर इलास्टिक स्कैटरिंग, इलास्टिक स्कैटरिंग में क्या होता है, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है k प्राइम का और k का वो इक्वल हो जाता है। लेट्स से वो कैपिटल K के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करोगे जब, तो के स्क्वायर, ये भी के स्क्वायर होगा तो 2k स्क्वायर, ये कैपिटल K है, माइनस ये भी 2k स्क्वायर हो जाएगा कैपिटल K स्क्वायर, और cos 2 थीटा। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे 2k स्क्वायर कॉमन दोगे, 1 माइनस cos 2 थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होगा, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा जो q की वैल्यू आएगी, यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ से एक 2 आएगा तो 4 हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट के बाहर 2 आएगा, कैपिटल K आएगा, और साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा आएगा। तो यही हमें प्रूव करना था कि जो मैग्नीट्यूड होता है वेव वेक्टर ट्रांसफर का वो 2k साइन थीटा होता है। तो ये था पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी क्या है, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स दिए हुए हैं हेक्सागोनल स्पेस लैटिस के a1 a2 और a3, वेयर x कैप y कैप z कैप आर यूनिट वेक्टर्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, देखते हैं एक बार, पहले जो दिया हुआ है वो लिखते हैं। तो बी पार्ट में क्या है, a1 दिया हुआ है √3/2 a टाइम्स x कैप प्लस 1/2 a y कैप, a2 दिया हुआ है माइनस √3/2। ये क्वेश्चन आसान है काफी, तो मैं इसमें सिर्फ बताऊंगा, सोल्व नहीं करूंगा इस क्वेश्चन को। ए वाई कैप और a3 जो a3 है वो सिर्फ c टाइम्स z कैप। तो हमें क्या निकालना है, एक तो व्हाट वॉल्यूम डज द प्रिमिटिव सेल हैव। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल क्या होता है, वो होता है a1 डॉट a2 क्रॉस
A3। तो आप A2 क्रॉस A3 का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे और उसका डॉट प्रोडक्ट, तो वो क्या देगा, वॉल्यूम देगा। मैं लिख देता हूँ कि वॉल्यूम क्या आएगा इसका। इसका जो वॉल्यूम आएगा √3/2 A² C। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट बी के अंदर। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, आपको रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर निकालना है। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स मींस B1 B2 B3। तो कैसे निकालते हैं, देखो B1 B2 B3 का इनके साथ क्या रिलेशन होता है, ये होता है 2 पाई, यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे होगा A2 क्रॉस A3। इसको डिवाइड करते हैं वॉल्यूम से, तो यहाँ पे A1 डॉट A2 क्रॉस A3 होता है, मैं उसको सिंपली V लिख रहा हूँ। तो B2 क्या होता है 2 पाई, अगर यहाँ पे 2 है तो नेक्स्ट आएगा A3 क्रॉस A1 अगेन डिवाइड बाय V, और जो B3 होगा 2 पाई, 3 के बाद आएगा 1, तो A1 क्रॉस A2 डिवाइड बाय V। तो ऐसे आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के यहाँ पे रख देना, वॉल्यूम से डिवाइड कर देना और 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो B1 B2 B3 आ जाएंगे। इनके ऊपर वेक्टर्स होते हैं तो मैं वो वेक्टर साइन अभी नहीं लिख रहा हूँ। तो सेकंड पार्ट में आपको ये करना था। और बी पार्ट के अंदर थर्ड पार्ट ये था कि आपको क्या निकालना था, इसका फर्स्ट ब्रिलियंट जोन ड्रॉ करना था। तो फर्स्ट ब्रिलियंट जोन में क्या होता है, किसका, हेक्सागोनल स्पेस लैटिस का। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है जो ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं, रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर है, वॉल्यूम है, जो भी हमने कैलकुलेट किया है, ये हेक्सागोनल स्पेस लैटिस के लिए कैलकुलेट किया है। तो इसका जो फर्स्ट ब्रिलियंट जोन दिखता है वो कैसा दिखता है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। वो एक हेक्सागोनल प्रिज्म की तरह दिखता है। तो ऐसा कुछ आपका प्रिज्म दिखता है, हेक्सागोनल प्रिज्म। इसको मैंने डॉटेड ड्रॉ किया था ताकि एक बार करेक्ट हो जाए। तो हेक्सागोनल प्रिज्म इसका क्या होता है, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दो ही पार्ट थे, ए पार्ट और बी पार्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3। कैलकुलेट द कोहेसिव एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन किलोजूल्स पर मोल यूजिंग द लेनार्ड जोन्स पैरामीटर। दो पैरामीटर दे रखे हैं, एप्सिलॉन एंड सिग्मा। अज्यूम दैट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर स्फेरिकल एंड क्रिस्टलाइन इनटू एन एफसीसी स्ट्रक्चर। तो ठीक है, देखते हैं पहले क्या है ये। तो एक बार ये रब करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको दो पैरामीटर्स दिए हुए हैं। पहला पोटेंशियल, जो पहला जो दिया हुआ है एप्सिलॉन, वो है 5 इंटू 10⁻22 और दूसरा दिया हुआ है 296 एंगस्ट्रॉम। तो इस पैरामीटर को क्या बोलते हैं हम, डेप्थ ऑफ पोटेंशियल वेल। डेप्थ ऑफ पोटेंशियल वेल, और इसको बोलते हैं, ये डिस्टेंस होता है पोटेंशियल एट विच डिस्टेंस एट विच पोटेंशियल इज 0। ठीक है, तो लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल क्या होता है,
लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल, इसको हम VR से लिखते हैं 4 एप्सिलॉन सिग्मा बाय R माइनस सिग्मा बाय R पावर 6। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या आपको काफी सारी चीजें पहले से पता होनी चाहिए एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। पहला है उसमें लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल, यहाँ पे एप्सिलॉन होता है डेप्थ ऑफ पोटेंशियल वेल, और सिग्मा होता है डिस्टेंस एट विच पोटेंशियल इज 0। देखो ये जो पोटेंशियल है ये मिनिमम कहाँ पे होगा, जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे और उसको 0 पुट करोगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी एट R इक्वल्स टू R0। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, जो R0 की जो वैल्यू होती है वो 2⁻⁴ टाइम्स सिग्मा। जब आप ये R की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी पोटेंशियल की। वो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, माइनस एप्सिलॉन। ये क्या है, मिनिमम एनर्जी है। हमें एंड में निकालना क्या है, हमें कोहेसिव एनर्जी निकालनी है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की इन किलोजूल्स पर मोल। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो ये होगी मिनिमम एनर्जी। टोटल कोहेसिव एनर्जी कितनी होगी एफसीसी लैटिस की, क्योंकि उसमें दिया हुआ है कि ये एफसीसी लैटिस होगा। तो कितनी होगी कोहेसिव एनर्जी 1/2 summation I is not equal to J and V of R I J। तो आप एक रेफरेंस वो हाइड्रोजन का एटम लेके उसके नियरेस्ट जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हैं उन सब की मदद से J की वैल्यू क्या होगी 1 2 फॉर डिफरेंट नियरेस्ट नेबर्स। तो वो यहाँ पे रख के आप क्या निकाल सकते हो, टोटल कोहेसिव एनर्जी निकाल सकते हो। ये जो 1/2 की टर्म है ये इसलिए यहाँ पे ताकि हम डबल काउंटिंग को अवॉइड कर सकें। अब एफसीसी लैटिस के अंदर ये किसके लिए थी, कोहेसिव एनर्जी फॉर एफसीसी लैटिस। अब एफसीसी लैटिस के अंदर जो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स होते हैं, जो कि हमारा जो मेडलन कांस्टेंट होता है, जो मेडलन कांस्टेंट होता है वो कितना होता है 12 होता है। अब मेडलन कांस्टेंट क्या बताता है कि नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स कितने हैं, तो 12 नियरेस्ट नेबर्स हैं और ईच जो पेयर है वो कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है माइनस एप्सिलॉन। नियरेस्ट नेबर 12 है, जो ईच पेयर है तो पेयर कितने होंगे 6। तो एनर्जी ऑफ नियरेस्ट नेबर कितने होंगे 12 नियरेस्ट नेबर है, हाफ करेंगे ताकि उनको पेयर्स में बनाएं और ईच पेयर कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है माइनस एप्सिलॉन। तो ये आ गया -6 एप्सिलॉन। अब जो कोहेसिव एनर्जी आई है नियरेस्ट नेबर की, ये नियरेस्ट नेबर तक है सिर्फ, लेकिन हम क्या क्वेश्चन में लेके चलते हैं कि हम नियरेस्ट नेबर से आगे भी कैलकुलेट करें। सो फॉर कंप्लीट कैलकुलेशन वी इंक्लूड इंटरेक्शन बियॉन्ड नियरेस्ट नेबर्स। सो टोटल कोहेसिव एनर्जी कितनी होगी एफसीसी लैटिस की, वो इससे ज्यादा होगी। कितनी होगी, उसमें -6 एप्सिलॉन से ज्यादा होगी, यानी कितनी होगी वो -8.61 होगी। अब जो -2.61 एक्स्ट्रा आ रही है किसकी वजह से आ रही है, फ्रॉम मेडलन समेशन फ्रॉम एफसीसी, फ्रॉम मेडलन समेशन फ्रॉम एफसीसी। तो ये कितनी आई टोटल एनर्जी, टोटल कोहेसिव एनर्जी। हमें क्या निकालना था, टोटल कोहेसिव एनर्जी पर मॉलिक्यूल। हमने एक मॉलिक्यूल के लिए निकाली है ना, पर मॉलिक्यूल। पर हमें क्या निकालना है टोटल कोहेसिव एनर्जी पर मोल। तो मोल के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर ऑफ, एवोगैड्रो जो नंबर होता है उससे, और एप्सिलॉन की वैल्यू हमारे पास है तो वो रख देंगे। तो जो टोटल एनर्जी आएगी इन किलो जूल्स, ये किसकी टर्म्स में थी जूल्स की टर्म्स में, और किलो जूल्स की टर्म्स में जब पूरी कैलकुलेशन करोगे एप्सिलॉन की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.59 किलो जूल्स पर मोल, और ये नेगेटिव होती है। तो ये है आपकी कोहेसिव एनर्जी।
तो ये निकालना था आपको इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट किया नहीं है इसके अंदर अभी। वो डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स जो यूनिट है उसका एक क्वेश्चन है, तो वो अभी तक हुआ नहीं है सिलेबस में और कराया भी नहीं है, तो उस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में दो पार्ट हैं। पहले वो जो जितने मैंने सोल्व किया पहले उतना करते हैं। और फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, एच क्रॉस के रिप्रेजेंट्स अ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ लैटिस यूजिंग मैथमेटिकल रीजनिंग स्टेट वेदर द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स वेयर के वेक्टर इज अ ब्लॉक वेव वेक्टर। तो देखते हैं जो एच क्रॉस के है ये मोमेंटम देता है इलेक्ट्रॉन का इन पीरियोडिक जो पोटेंशियल होता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं, अगर सेम आया तो ट्रू होगा और कुछ और आएगा तो फॉल्स होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका जो हम फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहे हैं, हमें स्टेटमेंट को बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन होता है पीरियोडिक पोटेंशियल के अंदर वो कैसे लिखते हैं, साई के आर यू के आर वेक्टर, और यहाँ पे एक टर्म होती है एक्सपोनेंशियल आयोटा के डॉट आर। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन इन आ पीरियोडिक पोटेंशियल। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोमेंटम। तो यहाँ पे जो यूके होता है इसकी भी सेम पीरियोडिसिटी होती है एज द पीरियोडिसिटी ऑफ द लैटिस। तो हमें मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है, माइनस आई एच कट डेल ओवर डेल आर। तो इस वेव फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं इसको। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी गाइस। हाँ तो ऑपरेट करते हैं, ठीक है। सो माइनस आई एच क्रॉस डेल डेल बाय डेल आर यू के आर, यहाँ पे के ऊपर भी वेक्टर है और आर के ऊपर भी, और एक्सपोनेंशियल आयोटा के डॉट आर। यहाँ पे जो यू के है ये भी आर का फंक्शन है, तो दोनों टर्म्स प्रोडक्ट रूल से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे आ गया माइनस आई एच कट। तो फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिख लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो ये सेम आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, आयोटा के आ जाएगा, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल आयोटा के डॉट आर, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो डेल बाय डेल आर ऑफ यू के आर वेक्टर, ठीक है। तो इस आयोटा एच कट को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस आयोटा स्क्वायर -1, तो एच कट के, और देखो ये जो ये टर्म है ये दोबारा से क्या होंगे, अपना वेव फंक्शन होंगे, तो साई के आर, और जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो मैं लिख देता हूँ माइनस, इसको ऐसे लिखते हैं अभी, माइनस आई एच कट एक्सपोनेंशियल आयोटा के डॉट आर डेल बाय डेल आर ऑफ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो मोमेंटम आएगा, मोमेंटम वो एच क्रॉस के होगा, लेकिन यहाँ पे जब हमने मोमेंटम कैलकुलेट किया तो वो एच क्रॉस के साथ एक सेपरेट टर्म भी आ रही है, तो वो जो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दी हुई थी वो फॉल्स थी, फॉल्स। और हमने उसे मैथमेटिकली दिखा दिया कैलकुलेट करके कि जो इलेक्ट्रॉन का जो पोटेंशियल होता
मोमेंटम होता है पोटेंशियल वेल के अंदर, वो h क्रॉस k के अलावा भी कुछ टर्म्स आती है उसके अंदर। तो ये था पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर जो नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है कि कंसिडर अ नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ पीरियोडिक पोटेंशियल ऑफ वन डायमेंशनल लैटिस विद लैटिस कांस्टेंट ए। पीरियोडिक पोटेंशियल दिया हुआ है, यूजिंग द सेंट्रल इक्वेशन, एक इक्वेशन दी हुई है, शो दैट द इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन psi kx gets reflected and forms standing waves at the first Brillouin zone। तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में शो क्या करना है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन है वो रिफ्लेक्ट होगा और स्टैंडिंग वेव फॉर्म्स करेगा फर्स्ट Brillouin जोन बाउंड्री के ऊपर। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो पहले वो एक बार लिख लेते हैं कि दिया क्या हुआ है। पोटेंशियल दिया हुआ है V इक्वल्स टू V नॉट कोस 2 पाई x बाय a। तो ये पीरियोडिक पोटेंशियल हो गया। और एक इक्वेशन दी हुई है कि h क्रॉस k स्क्वायर अपॉन 2m माइनस e c k वेक्टर प्लस समेशन ओवर g vg और c k माइनस g और ये 0। ठीक है, यहाँ पे जो g होता है उसको कैसे लिखते हैं हम, 2 पाई n बाई a, जहाँ पे n होता है नंबर ऑफ बाउंड्री, जो किस जोन बाउंड्री पे आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्स्ट जोन बाउंड्री, फर्स्ट, तो n की वैल्यू 1, तो g कितना हो गया हमारे पास 2 पाई बाय a। अब जो हमारे पास जो दो वेव वेक्टर्स होते हैं k और k प्राइम, उनमें क्या रिलेशन होता है कि हमारा जो k प्राइम होगा वो होगा k माइनस g। तो फर्स्ट जो ब्रिलियन जोन बाउंड्री होती है वहां पे k कितना होता है पाई बाय a। तो सिमिलरली k प्राइम कितना होगा माइनस पाई बाय a। यहां से भी देख सकते हो आप के यहाँ पे पाई बाय a रखोगे और माइनस 2 पाई बाय a, तो यही आएगा। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं नियर द जोन बाउंड्री। जोन बाउंड्री कहाँ पे है, k इक्वल्स टू पाई बाय a, k इक्वल्स टू माइनस पाई बाय a। तो अप्लाई करते हैं उस इक्वेशन के अंदर, यहाँ पे k की जगह पाई बाय a रखते हैं, g 0 हो जाएगा और यहाँ पे k डॉट g नहीं है, यहाँ पे k माइनस g है, सॉरी यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे k माइनस g है। तो अप्लाई करते हैं। यहाँ पे जो जोन बाउंड्री पे क्या होगा देखो कि जो कोफिशिएंट्स है ये c k एंड c k माइनस g ये कपल करेंगे। तो c k एंड c k माइनस g इक्वेशन will couple at zone boundaries, means you can replace ck with ck minus g। तो ठीक है, पहली इक्वेशन क्या होगी देखो, h क्रॉस k स्क्वायर अपॉन 2m माइनस e सी के, और यहाँ पे जो g है वो 0 होगा और c k माइनस g इक्वल टू 0। ये क्या हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन कैसे लिखोगे, माइनस पाई बाय a के लिए, तो उसमें क्या होगा आपको k की जगह k माइनस g लिखना पड़ेगा। यू कैन रिप्लेस k विद k माइनस g। तो h क्रॉस स्क्वायर k माइनस g स्क्वायर अपॉन 2m माइनस e c, यहाँ पे k की जगह क्या आएगा
के माइनस जी प्लस वी जीरो सी के। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई। तो इनमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम के की वैल्यू। पुट k is equals to pi by a and g is equals to 2 pi by a। तो रखो क्या आएगा, यहाँ पे देखो जब पाई बाई ए का स्क्वायर करोगे तो h का स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। तो h का स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर माइनस ए, और जो कोफिशिएंट है यहाँ पे जब पाई बाई ए रखोगे तो क्या हो गया, पाई बाई ए प्लस वी जीरो। यहाँ पे जब पाई बाई ए माइनस 2 पाई बाई तो क्या हो जाएगा, सी ओ माइनस पाई बाई ए। सेकेंड इक्वेशन में जब पुट करोगे यहाँ पे तो क्या आएगा, ये पाई बाई ए माइनस 2 पाई बाई ए, तो माइनस पाई बाई ए का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम कोफिशिएंट आएगा, h क्रॉस पाई स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर माइनस ए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस आएगा, कोफिशिएंट्स एक्सचेंज हो जाएंगे, तो माइनस पाई बाई ए प्लस वी जीरो सी पाई बाई ए इक्वल्स टू 0। अब ये दो इक्वेशंस बनी है लास्ट के अंदर, लास्ट में ये क्या है, होमोजेनियस सेट ऑफ इक्वेशंस है। तो इसके सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं, जब हमारा ये डिटर्मिनेंट वैनिश में जब 0 हो जाएगा, ये होमोजेनियस इक्वेशंस है। तो इसमें आप कैसे निकालोगे इसकी वैल्यू, इसके डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल पुट करके तो करते हैं। तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, h क्रॉस के स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर माइनस ई, ये फर्स्ट एलिमेंट आएगा। सेकंड एलिमेंट क्या आएगा, सिर्फ यहाँ पे v0, यहाँ पे भी v0, और यहाँ पे h क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर एंड माइनस ई। इस डिटर्मिनेंट को हमें 0 के इक्वल पुट कर देना है, तो कर दें, स्क्वायर आएगा। h क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर माइनस ई, इसका स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर, तो उसको मैं उधर ले जाता हूँ तो प्लस v0 स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे और e की वैल्यू क्या आएगी, देखो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर कट जाएंगे और यहाँ पे आएगा प्लस माइनस। अब e की वैल्यू क्या आएगी, h क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर और प्लस माइनस v नॉट। तो बेसिकली e की दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस साइन के कोरस्पॉन्डिंग और एक माइनस साइन के कोरस्पॉन्डिंग। जो e की वैल्यू प्लस के कोरस्पॉन्डिंग होगी वो अपर बैंड कहलाएगी, एनर्जी ऑफ अपर बैंड, और जो e माइनस के कोरस्पॉन्डिंग होगी वो लोअर बैंड की एनर्जी होगी। e प्लस और e माइनस। ठीक है, ये हमने एनर्जी कैलकुलेट कर ली। अब क्या करते हैं, इन कोफिशिएंट्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, c प्लस बाई ए और c माइनस पाई बाई ए।